हेलो व्यूअर्स, डॉक्टर मीनूज शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो मैंने अपने इस शो में बहुत सारे डेंटिस्ट को बुलाया है और बहुत सारे मिथ्स ब्रेक करे हैं, लेकिन कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं जो हमें ऐसा कुछ बता देती हैं जो हमने ना पहले कभी सुना ना सोचा। ऐसी ही एक पर्सनालिटी है डॉक्टर श्वेता। आइए मिलते हैं उनसे। वेलकम टू द शो डॉक्टर श्वेता। थैंक यू सो मच। डॉक्टर श्वेता, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को ये बताएं, ऐसा कौन सा एक प्रोसीजर है जिसको करने से हम अपने डेंटल हेल्थ को बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन कर सकते हैं? See, it sounds very funny and strange, but the reality is the procedure is just cleaning of your teeth. जैसे आप पार्लर में जाके अपने हाथों और पैरों को मेंटेन करवाते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर करवा के, ऐसे ही डेंटिस्ट्री में एक प्रोसीजर होता है स्केलिंग। इसको हम ओरल प्रोफाइलैक्सिस भी कहते हैं, क्लीनिंग भी कहते हैं। इसमें एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट आपके दांतों की क्लीनिंग करता है, डीप क्लीनिंग करता है। तो इसमें होता क्या है, आप कहेंगे हम तो रोज़ ब्रश करते हैं, दांतों की सफाई तो हम घर पे भी करते हैं, तो आप ऐसा स्पेशल क्या कर लेंगे? इस लाइक नहाते तो आप रोज़ हैं, बट फिर भी आप पार्लर जाते हैं, अपना पेडिक्योर मैनिक्योर कराते हैं, और जब वो पार्लर में बैठ के वो स्क्रबिंग करता है तो आपको दिखती है वो डेड स्किन निकल रही होती है। सिमिलरली हमारे दांतों का जो मुंह में हमारे जो ऑर्गन है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। पूरे दिन में हम इसके अंदर मैक्सिमम सामान डाल रहे होते हैं। ब्रश हम सिर्फ 2 बार करते हैं, करेक्ट। प्लस हमारे दांतों की एनाटमी ऐसी है कि जिसमें देयर आर मल्टीपल स्पेसेस जहाँ पे माइन्यूटली खाना फंस जाएगा जाकर के। आप कितनी भी ब्रशिंग करने की कोशिश करेंगे, माइक्रो लेवल पे पार्टिकल्स वहाँ फंस जाएंगे। फिर हमारे दांतों के अंदर में हमारे माउथ में एक नॉर्मल नेचुरल माइक्रोफ्लोरा होता है जो उस सड़े हुए खाने पर एक्ट करना शुरू करता है जी। फिर what does this need? Time, saliva, microbes and the food. अब खाना आपने दे दिया, माइक्रोब्स ऑलरेडी हैं, टाइम आप ऑलरेडी दे रहे हैं बिकॉज आप 24 घंटे में 2 बार ब्रश करते हैं, प्लस हमारे पास सलाइवा है। तो ये सब चीज़ों का जो डेडली कॉम्बिनेशन बनता है, इसकी वजह से माइक्रो लेवल पे हमारे यहाँ पे हमारे दांतों के बीच में डिपॉजिट इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। शुरू में आपको नज़र नहीं आएंगे, आपको लगेगा नहीं सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे धीरे करके हमारे दांतों में कुछ पर्टिकुलर स्पेसेस पे, स्पेशली आगे के दांतों में अंदर की तरफ, ऊपर के दांतों में पीछे की तरफ, थिक सीमेंट जैसी लेयर जमनी शुरू हो जाएगी। आप मिरर में कभी देखेंगे और आप सोचेंगे कि मैं इसको ब्रश करके निकाल दूँ तो वो निकलेगी नहीं। वो सीमेंट जैसी लेयर जो है, दैट इज नोन एज कैलकुलस। ये आपको डेंटिस्ट के पास जाके ही निकलवाना पड़ेगा। और ये जो सीमेंट जैसी लेयर है, इट इज़ लाइक अ शेल्टर। जैसे स्लम्स हो जाते हैं, ऐसे ही हमारे दांतों में ये कॉलोनीज बन जाती हैं। जैसे एक इंसान लड़ाई में जाकर के युद्ध नहीं करता जी, पूरी आर्मी चाहिए होती है। तो ये जो शेल्टर होम्स होते हैं, इसके नीचे पूरी आर्मी ऑफ बैक्टीरिया बन रहा होता है जी। ये जो आर्मी होती है, यही आर्मी हमारे बोन पर इफेक्ट करती है। धीरे धीरे करके हमारी बोन रिसीड कर जाती है, हमारे दांतों पे इफेक्ट करती है, और हमारे दांतों का जितना भी मिनरल कंटेंट होता है वो सारा लॉस हो जाता है, और धीरे धीरे करके हमारे दांतों में कैविटीज बन जाती हैं। तो अगर आप टाइमली क्लीनिंग कराते रहते हैं तो हमारे दांतों में गंदगी नहीं फंसेगी। जब ये इन आर्मीज को पनपने का और कॉलोनी बनने का वक्त नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली अटैक के चांसेस भी उतने ही कम हो जाएंगे। बिल्कुल। सी, इट इज़ लाइक ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज सेम एज टर्माइट्स। जैसे दरवाजे में दीमक लग जाती है जी, और आपको दिखता है दरवाजा तो खड़ा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं हु आर इन देयर 60s और वो कहते हैं हमने तो कभी क्लीनिंग नहीं कराई, पर हमारी तो कोई परेशानी नहीं है हमें। And when I see in their mouth, when I look in their mouth, I see so much of calculus, and I know जिस दिन ये calculus निकाला जाएगा, there is no bone left inside. All the teeth will fall off. Okay. Because आपने बोन छोड़ी ही नहीं. It was like a termite. It was doing its action. वो बोन को खाता चला गया. Now there is no bone left. And when we do cleaning of such patients, उनके दांत मोबाइल हो जाते हैं. ये गलती डेंटिस्ट की नहीं है. ये गलती उस पेशेंट की है। सी, ऑलवेज डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, इग्नोरेंस इज। अगर आप उसी प्रोसीजर को डिले करके आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, आप अगर क्लीनिंग करा लोगे तो फिलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिलिंग करा लोगे तो रूट कैनाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रूट कैनाल करा लोगे तो एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर दांत निकलवा ही लिया फिर तो इम्प्लांट लगवाना ही पड़ेगा आपको। करेक्ट। सो इसलिए द बेसिक इज की हाइजीन मेंटेनेंस वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डॉक्टर श्वेता, एक चीज़ आप बताइए, जैसे स्केलिंग की आपने बात करी, तो क्या स्केलिंग और वाइटनिंग में कोई डिफरेंस है, और इज इट द सेम? नो, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। स्केलिंग इज ओनली दांतों की सफाई, गंदगी हटाना, राइट? ये वही डिफरेंस है जो मैनिक्योर में और ब्लीच में होता है।
आपकी Okay. स्किन लाइटनिंग प्रोसीजर होता है ब्लीचिंग, राइट? ऐसे ही टीथ वाइटनिंग इज टूथ कलर का लाइटनिंग प्रोसीजर। तो जो Okay. टूथ शेड होता है, जैसे अगर कुछ लोगों का टूथ शेड होता है वो काफी येलोइश होता है, अगर वो वाइटनिंग कराएंगे तो उनका टूथ शेड वाइटर हो जाएगा। ओके। जो हम अपनी क्लिनिक पे वाइटनिंग प्रोसीजर्स करते हैं, दैट इज फिलिप्स जूम टीथ वाइटनिंग। मेरे व्यूअर्स गूगल कर सकते हैं इसको। इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड। सेम प्रोसीजर अमेरिका में यूज होता है, यूके में यूज होता है, कनाडा में यूज होता है, ऑस्ट्रेलिया में यूज होता है, एंड इट इज द सेफेस्ट प्रोसीजर टू गो फॉर टीथ वाइटनिंग। अगर आपने वाइटनिंग करानी है तो नेवर गो फॉर चीप प्रोडक्ट्स, ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट, ओके। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इन्वॉल्व योर हेल्थ। जी। एंड ये प्रोसीजर ऐसा होता है विद इन हाफ एन आवर यू विल गेट अ शेड इंप्रूवमेंट ऑफ 8 to 10 शेड्स। इतना डिफरेंस आ जाएगा कि जब आप आए और जब आप गए, सो आपकी स्माइल में रिमार्केबल, मतलब इट्स लाइफ चेंजिंग। देयर इज सो मच ऑफ डिफरेंस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वाइटनिंग कराएं, स्पेशली ब्राइड्स, people working in media industries, people who are very socially very active, people who are on high positions in corporate sectors or banks or public sector places, or they are CEOs of some place, and or generally they just want to improve their looks. करेक्ट। It's something very important. आप हजारों लाखों रुपए स्टूडियोज में और फोटोग्राफी पे खर्च करते हैं, लहंगे आज की तारीख में 1-1.5 2 लाख के लहंगे पहनते हैं, बट ये वाइटनिंग जिसकी वजह से आप स्माइल कर पाओगे, you will look beautiful, you will capture those memories, और वो आपकी पिक्चर्स में सालों साल आपको नजर आएगा। वो कैसे पॉसिबल होगा? सो गेट दोस थिंग्स डन। डॉक्टर श्वेता, आपने ब्राइड्स की बात करी, तो अक्सर देखा जाता है जब किसी की शादी होने वाली है और उनके दांतों के बीच में गैप है या टूथ कलर, चलो वाइटनिंग तो करा लेंगे, बट कई बार गैप्स होते हैं, दांत टूटे होते हैं आगे से या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो और वो ब्रेसेस भी नहीं लगवाना चाहते क्योंकि सम पीपल हैव देयर ओन रिजर्वेशंस। तो क्या ऐसा कोई प्रोसीजर है विच इज़ less time consuming and something that can give result fast? Yes, absolutely. Nowadays dentistry is so advanced that we have a lot of procedures in place. In fact, just 30 minutes in clinic procedure, और वो जो आपके दांतों के बीच में गैप है, चिप टूथ है, ब्रोकन टूथ है, that all can be corrected. और वो इतना अच्छे से करेक्ट होगा कि इवन यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि मेरा कौन सा दांत टूटा हुआ था। यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। मतलब लोग आके पूछेंगे सच में पहले कुछ गैप लगता तो कुछ चेंज है, दे विल नॉट बी एबल टू जज कि अच्छा यहाँ पर आपने कुछ करवाया है, बिकॉज कलर मैचिंग इतनी परफेक्ट हो जाती है आज की तारीख में। एंड देन दिस इज जब नेक्स्ट डे वेडिंग है उसके लिए, अगर आपके पास 1 वीक है तो देन देयर आर परमानेंट सॉल्यूशंस, लाइक वी कैन डू वेनियर्स में तो इट्स लाइक सेलिब्रिटी स्माइल्स। ओके। आपको पता ही नहीं चलेगा कि पहले कुछ और प्रॉब्लम थी आपके माउथ में। एंड दीज आर हाफ कवरेज क्राउन्स, लाइक इसमें ऐसा नहीं होता है कि हम पूरा टूथ कट कर रहे हैं या रूट केनाल कर रहे हैं। बहुत ही एक आप समझ लीजिए 0.8 mm की लेयर हम इनामल की रोड करते हैं और उसके ऊपर में ये परमानेंट पोर्सलिन चिप्स चिपक जाते हैं। सो देयर मेनी प्रोसीजर्स, मतलब इट्स लाइक ये एक लोगों को मिथ है कि नहीं सिर्फ ब्रेसेस से ही ट्रीटमेंट हो सकता है। एंड ब्रेसेस में भी आज की तारीख में इतनी एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं। इवन पीपल लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट ब्राइड्स, अगर हम नॉर्मल जनरल पब्लिक की बात करें, हम नाउ somebody is in their 35 or 40s and that female doesn't want to go for braces, but उसको अपनी malocclusion करेक्ट करवाना है। So there are aligners, ट्रेज होती हैं, क्लियर ट्रेज होती हैं, हम पेशेंट को माउथ में लगा देते हैं, कोई नहीं बता सकता देख करके कि पेशेंट का ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है। एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 1 year all the malocclusion will be corrected. You don't need to even go for braces nowadays. So everything can be done. You just need to visit. डॉक्टर श्वेता, मिडिल एज की जहाँ बात हो रही है, तो मिडिल एज में कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं डेंटल हेल्थ को लेकर? आज की तारीख में मिडिल एज लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं। अगर मैं सिर्फ डेंटिस्ट्री की बात करूं तो हमारे स्ट्रेस लेवल्स इतने हाई हो चुके हैं कि हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा सिवियर एट्रिजन दिखना शुरू हो गया है। एट्रिजन का क्या मतलब होता है कि दांत की लेयर ऊपर से घिसती चली जा रही है, इतनी घिसती चली जा रही है कि एक पॉइंट के बाद आपको सेंसिटिविटी शुरू हो जाएगी, ठंडे पानी की सेंसिटिविटी। आप आइसक्रीम खाएंगे आपको एकदम से दर्द होगा, आपको ठंडी हवा भी लगनी शुरू हो जाएगी। दीज आर बेसिकली एट्रिजन कॉज्ड बाय योर ईटिंग हैबिट्स, योर डेली स्ट्रेस लेवल्स, योर लाइफस्टाइल, और मे बी सम काइंड ऑफ ओक्लूजल डिस्टर्बेंस हैपनिंग इन योर माउथ। ओके। सो इन केसेस के अंदर में फिर हमें डिटेल्ड एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है। इनकी प्रॉपर हम मॉडल्स निकालते हैं, कास्ट लेते हैं, उनको आर्टिकुलेट करते हैं इन अ सर्टन फैशन, एंड देन उनके प्रॉपर वैक्सअप्स बन के आते हैं। डिटेल एग्जामिनेशन होता है, इनकी प्रोफाइलिंग होती है, देन वी टेल देम कि अच्छा अगर अब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो दिस विल बी योर फाइनल लुक,
and then this problem will be resolved. But again, in such cases also, the earlier you will come to us, the better the treatment will be, the lesser the treatment will be. The later stages, of course, then हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है, एंड देन हमारे पास में ट्रीटमेंट रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं. हम एक लिमिट तक ही काम कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे नहीं कर पाते हैं. ओके. बट यस, दिस ऑल कैन बी करेक्टेड, एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रेस लेवल्स तो सबको कम करने पड़ेंगे अगर आपको एक अच्छी डेंटल हेल्थ चाहिए तो. बिल्कुल, वो तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है. हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, एब्सोल्युटली. डॉक्टर श्वेता, हमने मिडिल एज की बात करी, अब बच्चों के बारे में भी प्लीज़ बताएं कि बच्चों का टूथ डिके किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है. व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट कैन बी टेकन फॉर चिल्ड्रन? सी, बच्चों के अंदर में पहली चीज़ हमें क्लीनिंग तब से शुरू करनी चाहिए जब से पहला दांत बच्चे के माउथ में आ जाता है. पहली चीज़, बच्चों को भी उतनी ही दर्द होती है, उतनी ही तकलीफ होती है जितनी एडल्ट्स को होती है. इट्स अ मिथ कि नहीं तो दूध का दांत है, कोई बात नहीं, कीड़ा लग भी गया तो रहने दो. नो, अगर कीड़ा लग गया है तो धीरे धीरे वो कीड़ा बढ़ेगा भी, वो डीके बढ़ेगा. पेश बच्चे का भी रूट केनाल हमें करना पड़ता है, एंड यू कैन वेरी वेल इमेजिन इट इज़ सो डिफिकल्ट फॉर दोज टाइनी डॉट्स. उनके माउथ में इंजेक्शन लगाना, ट्रीटमेंट करना, उनको चेयर पे लटा के रखना हमारे लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी टैक्सिंग फॉर दोज किड्स. और उनकी गलती नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे हमें ही मैनेज करना है, हमें ही असिस्ट कराना है, हमें ही उन्हें सिखाना है कि आपने ब्रशिंग किस तरीके से करनी है. एंड इनिशियल अप टिल आई विल से 5 to 6 years प्लीज़ आप खुद ब्रशिंग करवाइए. 6 years ऑनवर्ड्स आप असिस्ट करवाइए बच्चे के साथ में खड़े होकर के. एंड बाय द टाइम द चाइल्ड एंटर्स लाइक 8 or 9 years or 10 years एंड यू फील कि अब वो कॉन्फिडेंटली सही तरीके से ब्रश कर रहा है, तो आप उसको इंडिपेंडेंटली ब्रश करने दीजिए. प्लस टूथपेस्ट अलग अलग होता है. अपना टूथपेस्ट 3 साल के बच्चे को नहीं दीजिएगा. एडल्ट टूथपेस्ट अलग होता है, बच्चों का टूथपेस्ट अलग होता है, बिकॉज फ्लोराइड कंटेंट अलग होता है दोनों में. ओके मैम, इसके ऊपर तो मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ बताएं, बिकॉज ब्रशिंग टेक्निक्स और ब्रशिंग के बारे में, या किस तरीके से हमें अपने दांत साफ करना चाहिए. तो आई वुड वांट, हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ब्रशिंग के लिए, बहुत पेशेंट्स मुझसे खुद से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ठीक है सारी बातें सही हैं, बट अब इनको मेंटेन कैसे करें. आपने सारा ट्रीटमेंट कर दिया, हमने करवा लिया, अब इसको मेंटेन कैसे करना है. सो फॉर दैट फर्स्ट थिंग, ब्रशिंग, टूथ ब्रशिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. स्पेंड एटलीस्ट 1 to 2 minutes ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस डेली, मॉर्निंग में और रात में. जब आप ब्रशिंग कर रहे हैं तो ब्रश का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सी अगेन, आपने बर्तन नहीं मांजने हैं, आपने दांतों को साफ करना है. सो जब हमने दांतों को साफ करना होता है तो प्रेशर कितना लगना चाहिए. नाउ पेशेंट पूछता है मैम प्रेशर लगना कितना चाहिए. प्रेशर उतना लगना चाहिए जिससे आपके नेल में ब्लांचिंग हो जाती है. आप खुद करके देखेंगे, अच्छा आप नेल पेंट लगाया हुआ है, जब आप चेक करेंगे तो आपके नेल में जिस प्रेशर से ब्लांचिंग हो जाती है, बस उतना प्रेशर आपको अप्लाई करना है. 3 महीने के बाद आपका टूथब्रश जो है वो फ्रे होना चाहिए. दैट इज़ द करेक्ट प्रपोर्शन. सी, कोई पैरामीटर होना चाहिए ना प्रेशर का. मैंने तो आपको ये बता दिया ये कि इस तरीके से आप चेक कर लीजिए. आपको कहें मैम मेरे तो इतने से करने में ब्लांचिंग हो जाती है. करेक्ट. सो देन देयर इज अनदर मेथड. अगर आपका टूथब्रश 15 days में ख़राब हो रहा है, ख़राब होने का मतलब ये नहीं कि उसके गुच्छे बन जाए, बालों के गुच्छे नहीं बनाने हैं, हमें ब्रिसल्स स्ट्रेट रहने चाहिए. अगर ब्रिसल्स ओपन होने शुरू हो रहे हैं दैट मीन्स आपका टूथब्रश ख़राब हो गया है. ठीक है. सो अगर ये 15 days में ख़राब हो रहा है दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग लॉट ऑफ प्रेशर. ये जो ब्रिसल्स फ्रे होने चाहिए आपके 3 months में होने चाहिए. 3 months के बाद. सेकेंडली नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेशेंट का, मैम टूथब्रश कौन सा लेना चाहिए हमें. वेरी इंपॉर्टेंट. मार्केट में इतनी रेंज अवेलेबल है, टूथब्रश कौन सा लेना चाहिए हमें. आप हमेशा सुपर सॉफ्ट या एक्स्ट्रा फाइन टूथब्रश ही लीजिए. तो दोस्तों मैंने कहा था ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं और मैं क्यों इनसे आपको मिलवाना चाहती थी, आपको समझ में आया होगा. इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन में दिए जा रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, डॉक्टर श्वेता से मिल भी सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर श्वेता, इट वाज नाइस टू हैव यू हियर. थैंक यू, माय प्लेजर. जुड़े रहिए दोस्तों, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक दोस्तों. जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ से मिलवाऊंगी, वैसे ही एक डॉक्टर हमारे साथ जो अब जुड़े हैं वो है एक नी रिप्लेसमेंट, वो है एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट. हमें अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स घेरती हैं पर हमें पता ही नहीं होता कि हमें किसके पास जाना चाहिए, और इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती हमारे पास. तो डॉक्टर लक्ष्य गोयल से हम आज जानेंगे कि जब ऐसी प्रॉब्लम्स हमें घेरती हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए, उनका क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है. वेलकम टू द शो डॉक्टर लक्ष्य गोयल. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. जैसा कि आपने बोला जॉइंट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जोड़ का बदलना.
जी आजकल जैसे जैसे चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट की टेक्निक भी एडवांस होती जा रही है और लेटेस्ट एडवांसमेंट इसमें है, जैसे रोबोटिक्स आ गए हैं हम जॉइंट रिप्लेसमेंट में। दूसरा एडवांसमेंट जो हुआ है वो हुआ है कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, यानी कि आधा घुटने को बदलने का एक नया टेक्निक आया है, जिसमें हम खाली पूरे घुटने की बजाय सिर्फ आधे घुटने को बदलते हैं और उसका फ़ायदा ये रहता है कि उसकी रिकवरी भी क्विकर होती है, उसमें पेन भी कम होता है, ब्लड लॉस जी। भी कम होता है और स्कार मार्क भी कम आता है। और ओके। जो पेशेंट्स होते हैं उनको नी में एक नेचुरल फीलिंग आती है जो कि कहीं ना कहीं टोटल नी रिप्लेसमेंट में मिसिंग होती है। ओके। और ये रिप्लेसमेंट टेक्निक काफ़ी एडवांस हो गई है और इसकी लाइफ जो इम्प्लांट की होती है, ये लाइफ ऑलमोस्ट टोटल नी रिप्लेसमेंट की लाइफ के बराबर ही होती है। डॉक्टर, एक चीज़ मैं चाहूँगी आप बताएं थोड़ा सा स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में। कई बार ऐसी इंजरी होती है, छोटा मोटा चोट लगती है हमें और हम रियलाइज़ ही नहीं करते कि वी नीड टू गो टू एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। करेक्ट। तो व्हाट इज़ द इंडिकेशन जिससे हमें पता चले, इज़ इट पेन, इज़ इट स्वेलिंग, कि हमें ऑर्थोपेडिक के पास जाना चाहिए? मैम देखिए, स्पोर्ट्स इंजरी ये बहुत अच्छा सवाल है। स्पोर्ट्स इंजरी नॉर्मली यंग लोगों में होती है और यंग लोग बहुत ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं। कई बार उनको पेन होती है, स्वेलिंग होती है, बट दे स्टिल कीप एक्सरसाइजिंग। इवन Yeah. पेन भी हो रहा है फिर भी एक्सरसाइज करे जा रहे हैं, तो उससे उनकी इंजरी बढ़ती जाती है। जी। और स्पोर्ट्स इंजरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर टाइमली ना मैनेज करा जाए तो किसी स्पोर्ट्स पर्सन की वो लाइफ भी ख़राब कर सकता है। ओके। बहुत सारी स्पोर्ट्स इंजरीज़ हमारी घुटने में होती हैं, एल्बो में होती है, नीचे एंकल जॉइंट पर होती हैं, जिनका मैनेजमेंट अगर टाइमली करा जाए तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। जी। पार्शियल इंजरीज़ भी होती हैं और कंप्लीट इंजरीज़ भी होती हैं। पार्शियल का मतलब जैसे पूरी तरीके से हमारी चोट कंप्लीट नहीं हुई है, आधा लिगामेंट टूटा है या रबड़ में थोड़ी इंजरी हुई है घुटने के, उनका मैनेजमेंट बहुत ही नई टेक्निक्स आ गई हैं जिनसे हम कर सकते हैं। ओके। जैसे हम हमारे क्लिनिक पर हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी एक होती है, जिसमें हम पेशेंट का ही ब्लड लेके उसमें से प्लेटलेट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और उन ग्रोथ फैक्टर्स को जहाँ पर भी स्पोर्ट्स इंजरी होती है वहाँ पर इंजेक्ट करा जा सकता है, जिससे उनकी रिकवरी फास्टर और बेहतर हो जाती है। ओके। और अगर इंजरी कंप्लीट हो और उसको टाइमली मैनेज करा जाए तो हम की होल सर्जरी यानी कि आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी जिसे बोलते हैं, दूरबीन से सर्जरी जिसे बोलते हैं, ओके। वो भी सर्जरी बहुत एडवांस हो गई है और हम लोग दूरबीन से उस कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। ओके। डॉक्टर गोयल, आपने अभी बात करी यंगस्टर्स की हाँ जी। और उनके एंथुजियाज्म की। हाँ जी। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो जिम में भी बहुत ज़्यादा कॉमनली Absolutely. अवेलेबल है और वहाँ पर बच्चे अक्सर लाइक दे ओवरडू, वेदर इट इज़ एक्सरसाइज, वेदर इट इज़ वेट लिफ्टिंग, और अक्सर उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो वो खुद जानते ही नहीं, लाइक दे आर नॉट इवन अवेयर कि उनको चोट लगी है या इट इज़ समथिंग सीरियस। Correct. और जैसा आपने बताया, वो एंथुजियाज्म में उसको अगेन दे कीप ऑन रिपीटिंग, उनको Correct. पता नहीं चलता और ज़्यादातर एक पेन किलर खाया और नेक्स्ट डे दे आर बैक टू द जिम। करेक्ट। तो मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करें कि क्या करने से क्या पॉसिबिलिटी है एंड व्हेन दे शुड एक्चुअली टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ओके, देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जब भी कोई यंग आदमी जिम जाता है इज़ वार्म अप और स्ट्रेचिंग एक रूटीन बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सरसाइज से पहले हम वार्म अप नहीं करते एंड सडनली वी डायरेक्टली जंप टू हैवी वेट लिफ्टिंग या हैवी एक्सरसाइज पे लिफ्ट कर जाते हैं या हैवी एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, उसकी वजह से इंजरी के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। सो अब 15, अगर आप जिम में 1 घंटे 2 घंटे स्पेंड करते हैं तो मिनिमम आपको 15 मिनट्स का वार्म अप करना चाहिए। ओके। सेकेंड थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ एडिक्वेट न्यूट्रिशन। अगर आप मसल को रिकवरी का टाइम दे रहे हैं बट एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं तो वो मसल रिकवर नहीं होएगी। तो बहुत ज़रूरी है एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेना, जो आपकी मसल की रिकवरी और बाकी टिश्यू इंजरी की रिकवरी में आपको हेल्प करें। ओके। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इज़ ग्रेजुअल इंक्रीज़ करना। जैसे हम पहले दिन जिम गए, हमें लग रहा है हम वेट लिफ्ट करेंगे और सीधा हम 30 किलो उठाने लग जाएं, विच इज़ नॉट ओके, विच इज़ गोइंग टू कॉज एन इंजरी। So always we gradually build up. Obviously it is always advisable कि आप एक्सरसाइज किसी सुपरविजन में करें and you gradually increase your weight and endurance. तो एक endurance बनाना जिम में बहुत ज़रूरी है। And the earliest time to show a doctor is जब भी आपको पेन होता है, sudden पेन होता है, then you should consult an orthopedic surgeon who is a specialist in sports injury. बिकॉज स्पोर्ट्स इंजरी को डायग्नोज करना अर्ली स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट। एंड उसको डायग्नोज करने के लिए बहुत स्पेसिफिक टेस्ट और बहुत स्पेसिफिक इमेजिंग मोडालिटीज़ होती हैं जो कि हमें जल्दी करा लेनी चाहिए ताकि हमें पता लग जाए और हम फर्दर इंजरी होने से उसको रोक सकते हैं। करेक्ट। हाँ जी। ओके डॉक्टर गोयल, हमने यंगस्टर्स की बात करी,
तो मेरे व्यूअर्स कुछ ओल्ड एज में भी हैं जो ये भी जानना चाहेंगे कि ओल्ड एज में ऐसे हमारी बॉडी क्या इंडिकेशंस देती है और कब हमें एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है व्हेन वी नीड टू गो एंड विजिट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। देखिए मैम, खाली घुटने के आर्थराइटिस की अगर बात करें, जो कि सबसे कॉमन आर्थराइटिस होता है, सडन कोई अलार्मिंग साइन नहीं आता है कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना है। धीरे धीरे आपका घुटने में दर्द बढ़ता जाएगा, उसमें स्वेलिंग होएगी, उसमें पेन कंटिन्यूस होता जाएगा, और जब ऐसी सिचुएशन आ जाए आपको लगे कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है, कि आप अपने घर के काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको हर टाइम पे पेन रह रहा है, आपकी रात की नींद खराब हो रही है, जिसकी वजह से आपकी बाकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रही है, तो आज एक ऐसा टाइम नहीं है कि हम वैसी लाइफ जिए, एक पेन में जिए। करेक्ट। आज टेक्निक इतनी एडवांस हो गई है, आज चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं, इम्प्लांट्स इतने एडवांस हो गए हैं, पेन मैनेजमेंट इतना एडवांस हो गया है कि नी रिप्लेसमेंट या किसी भी जॉइंट रिप्लेसमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव वेरी गुड टीम, बहुत अच्छी पेन की टीम होती है जिसमें सर्जरी के बाद पेशेंट को कोई पेन नहीं होता। हमारे पास मेडिसिन इतनी एडवांस हो गई हैं कि इवन सर्जरी कराने के बाद जब पेशेंट्स घर चले जाते हैं तब भी उन्हें पेन नहीं होता। और कहीं ना कहीं ये जो फियर था कि रिप्लेसमेंट में बहुत पेन होता है और रिप्लेसमेंट के रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते, वो अब टाइम के साथ बहुत कम हो गया है। डॉक्टर गोयल, जैसे आपने बताया कि ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, तो लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो, जैसे हमारे पुराने लोग, वो कहते हैं हम तो देसी घी खाया करते थे इसीलिए हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो इज़ इट ओनली बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल और इज़ इट द न्यूट्रिशन ऑल्सो जो इसमें एक रोल प्ले करता है? मैम देखिए, अगर आर्थराइटिस की बात करें तो लाइफस्टाइल बहुत अफेक्ट करता है। आजकल हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, वेट ज़्यादा हो गया है। अगर हमारे दोनों घुटनों पे, हिप्स पे, एंकल पे ज़्यादा वजन पड़ेगा तो वो ज़्यादा घिसेंगे, और ज़्यादा घिसने की वजह से उनमें पेन ज़्यादा होगा। तो पुराने ज़माने में जो लोग एक्टिव रहते थे, सारे काम खुद करते थे, चल चल के करते थे, उनका वेट इतना नहीं बढ़ता था। आजकल ओवरवेट, ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से घुटनों का घिसना, हिप्स का घिसना, एंकल का घिसना बढ़ गया है। तो एक कारण तो ये है कि आजकल ज़्यादा आर्थराइटिस होने लगा है। दूसरा, आपने पूछा कि डाइट इसको अफेक्ट करती है कि बिल्कुल डाइट अफेक्ट करती है। अगर आप बहुत ही फैटी चीज़ें खाते हैं जो आपका अगेन वेट बढ़ाती है, तो दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट, वो आपके घुटनों को अफेक्ट करेगा, वो आपके हिप्स को अफेक्ट करेगा जब वेट बढ़ेगा। तो कुछ चीज़ें डाइट में ऐसी होती है जिनका एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कम करने का इफेक्ट होता है, जैसे हल्दी है, जिंजर है, अदरक है, इन चीज़ों का एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। हल्दी में बहुत अच्छा एक केमिकल होता है जिसको हम करक्यूमिन बोलते हैं, एंड अमेरिका वगैरह में पीपल आर फाइटिंग ओवर इट्स पेटेंट कि हमें करक्यूमिन का पेटेंट दो, करक्यूमिन, और जबकि इंडिया में सालों साल से हम हल्दी खा रहे हैं जी। तो हल्दी को दूध में डाल के लेना, हल्दी को खाने में थोड़ा बढ़ा देना, इन सब से बहुत जॉइंट पेन पे फ़र्क पड़ता है जी। पुराने ज़माने में हल्दी प्योर होती थी, ज़्यादा बेटर क्वालिटी होती थी, आजकल बहुत मिक्स्ड आती है जी। जिसकी वजह से अगेन एक डाइटरी फैक्टर है जिसकी वजह से हमें जॉइंट्स में पेन ज़्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर गोयल, आपने अभी एक बात बोली, हाफ नी रिप्लेसमेंट। हाँ जी। एंड नॉर्मली इट इज़ नी रिप्लेसमेंट, मतलब पूरा घुटना ही चेंज होता है, हम जो समझते हैं नॉर्मली। हाँ जी। इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए मैम, हाफ नी रिप्लेसमेंट एक नई टेक्निक है। हाफ नी रिप्लेसमेंट में हम लोग पेशेंट्स के एक्सरे करा के देखते हैं, जिसमें अगर खाली एक कंपार्टमेंट, घुटने में हमारे 3 कंपार्टमेंट होते हैं, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ और एक घुटने की कटोरी। ठीक है। अगर किसी के तीनों कंपार्टमेंट खराब हैं, जो कि एक स्पेशल एक्सरे से देखे जाते हैं, तो हमें पूरा घुटना ही बदलना पड़ता है, बिकॉज उसमें आधा घुटना बदलना जस्टिफाइड नहीं है। ओके। बट बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनमें खाली अंदर वाला कंपार्टमेंट खराब होता है, यानी कि जो दोनों पैर जब आपस में छूते हैं, जो बीच वाला कंपार्टमेंट होता है। ओके। और मेजॉरिटी मरीज में यही वाला कंपार्टमेंट खराब होता है, और इनमें टोटल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट हेल्दी है तो उसको क्यों रिप्लेस करना। करेक्ट। तो जो नॉन हेल्दी पार्ट होता है, यानी कि जो खराब पार्ट होता है, हम छोटे से इंसिजन से छोटा सा चीरा लगा के उसको खाली रिप्लेस कर देते हैं, और उसकी रिकवरी टोटल नी रिप्लेसमेंट से बहुत फास्ट होती है। उसमें सारी कॉम्प्लिकेशंस भी ऑलमोस्ट आधी होती है। जैसे टोटल नी रिप्लेसमेंट की कॉम्प्लिकेशंस जितनी होती हैं, वो रिप्लेसमेंट, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में कॉम्प्लिकेशंस एग्जैक्टली आधी हो जाती है जी। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड टेक्निक, बहुत अच्छी टेक्निक है और बहुत क्विक रिकवरी देती है। डॉक्टर गोयल, आपने जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की बात की, आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स देख रहे होंगे और डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करना चाहते होंगे। मैं इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दे रही हूँ, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर गोयल से बात भी कर सकते हैं। और डॉक्टर गोयल, कहीं ना कहीं मन में डर तो होता ही है, सर्जरी इज़ आफ्टर ऑल अ सर्जरी। तो इस चीज़ के लिए जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट स्पेशली आपने बताया, इसके लिए कितना डरने की ज़रूरत है? देखिए मैम, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जैसे जैसे एनेस्थीसिया एडवांस हो गया है,
हमेशा किसी भी ऑपरेशन में दो टीम्स होती हैं, एक सर्जन की टीम होती है और एक एनेस्थीसिया की टीम होती है। अगर आपकी एनेस्थीसिया टीम स्ट्रांग है, अगर आपकी एनेस्थीसिया टीम कॉम्पिटेंट है, तो कोई भी डरने की बात नहीं है, बिकॉज सर्जरी एक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एक सिंपल सर्जरी है, बहुत इंस्ट्रूमेंट एडवांस हो गए हैं और एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक है। ओके। अगर एनेस्थीसिया टीम अच्छी होती है, आपकी पेन मैनेजमेंट भी बेटर होती है और आपको बिल्कुल भी सर्जरी के बाद पेन नहीं होता, और आपको हॉस्पिटल में 1 दिन पहले एडमिट करा जाता है और सर्जरी के 1 या 2 दिन के बाद आप घर भी जा सकते हैं। सारे काम घर में आप खुद कर सकते हैं और जनरली आपको सिर्फ एक वॉकिंग स्टिक यूज़ करनी होती है, जो कि करीबन 2 या 3 हफ्ते पे आप वॉकिंग स्टिक भी छोड़ सकते हैं। तो यू आर ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट रहते हैं आप। ऐसा नहीं होता कि आपको किसी ना किसी की घर पे हेल्प चाहिएगी सर्जरी के बाद। तो आपकी जो एक एप्रीहेंशन थी कि मेरे को घर पे कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा सर्जरी के बाद, या मेरे को सर्जरी के बाद बहुत पेन तो नहीं होगा, वो बहुत ही कम हो गई है। एक चीज़ डॉक्टर गोयल इसी के साथ कनेक्टेड, नॉर्मली जब भी हम नी रिप्लेसमेंट कराते हैं तो बहुत लंबा टाइम फिजियोथेरेपी कराना पड़ता है, तो क्या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट फिजियोथेरेपी की नीड को थोड़ा कम करता है? बिल्कुल। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में जैसा कि मैंने बताया, हम बहुत घुटने का पार्ट छोड़ देते हैं जो नॉर्मल होता है जी। तो आपको कहीं ना कहीं एक नेचुरल फीलिंग माइंड में रहती है कि मेरा जॉइंट अभी भी मेरा जॉइंट ही है, और उसमें हम लिगामेंट्स भी अंदर जो होते हैं वो छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है, आपकी रिकवरी फास्टर हो जाती है, और आप जल्दी अपने नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं जी। अब वो कितना जल्दी आते हैं ये पेशेंट टू पेशेंट बहुत वेरी करता है। कहीं लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं और अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं एंड एग्जैक्टली फॉलो करते हैं जो हम बोलते हैं, तो दे कैन बी बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ इन 1 मंथ और 2 मंथ, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल ज़िंदगी पे वापस आ जाते हैं। डॉक्टर गोयल, ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिन पर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट आप बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे? मैम, कुछ आर्थराइटिस ऐसे होते हैं जिनको हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जिसमें हमारे ब्लड में कुछ ऐसे पदार्थ प्रोड्यूस होते हैं जिससे सारे जॉइंट अफेक्ट होते हैं। तो एक जॉइंट में खाली ये वाला बीच वाला पार्ट इन्वॉल्व हो और बाहर वाला ना हो, ऐसा होना इम्पॉसिबल होता है। तो किसी को अगर इन्फ्लेमेटरी यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑटो इम्यून आर्थराइटिस जिसे बोलते हैं, वो आर्थराइटिस है, तो हम बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते कि उनमें पार्शियल नी रिप्लेसमेंट हो, उनमें टोटल नी रिप्लेसमेंट ही रेकमेंडेड होता है। तो डॉक्टर गोयल, टोटल नी रिप्लेसमेंट अगर हम कराते हैं या मान लीजिए पार्शियल भी कराते हैं, इसका लाइफ स्पैन क्या है? देखिए मैम, लाइफ स्पैन बहुत वेरी करता है कि पेशेंट का यूसेज क्या है या फिर पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है। अगर पेशेंट बहुत ओवरवेट है तो लाइफ स्पैन अलग होता है, अगर पेशेंट बहुत एक्टिव है, रनर है, तो लाइफ स्पैन अलग होता है। बट जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, जो स्टडीज़ बाहर की हैं, यूके की, यूएस में, उसमें देखा गया है कि ऑलमोस्ट 95% इम्प्लांट हमारा सर्वाइव करता है 30 साल बाद। यानी कि अगर 100 लोगों ने नी रिप्लेसमेंट कराया है, उसमें से 95 लोगों में 30 साल बाद इम्प्लांट बिल्कुल ठीक रहेगा। और बाकी जो 5% लोग होते हैं उनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, वो भी 30 साल के बाद। सो दैट इज़ अ गुड टाइम। यस, एब्सोल्युटली। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, जितने भी लोग यहाँ पर इस शो में देख रहे हैं, अभी डॉक्टर गोयल की बात सुन रहे हैं, जिनको भी नी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, आप डॉक्टर गोयल से मिल सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। इनके नंबर्स यहाँ दोबारा स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एक नई टेक्निक है, इसमें पेन भी कम है, सर्जरी का ड्यूरेशन कम है, रिकवरी भी जल्दी होती है। तो डॉक्टर गोयल से आप बात कर सकते हैं, इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू डॉक्टर गोयल फॉर कमिंग ओवर, इट वाज रियली वेरी इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ से मैं आपको मिलाती रहूँगी। देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ डॉक्टर मीनूज़ शो में। थैंक यू।